नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में बात 10th क्लास के अर्थशास्त्र की। अभी आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं 10th क्लास का और इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 3 पढ़ाया जा रहा है। तीसरे अध्याय का ये 5वां वीडियो यानी भाग 5 तीसरे अध्याय का आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और आज जिन टॉपिकों को मैंने उठाया है वहां से केवल लघु उत्तरीय और वैकल्पिक यानी कि 1 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो समय न गवाते हुए एक एक करके पूरे टॉपिक को समझते हैं। हम इनकम, आय समझते हैं। जितने भी आप कार्य करते हैं उससे जो प्रतिफल आपको मिलता है वो आपका आय होता है। आय वर्तमान समय में ज़्यादातर रुपए के रूप में भुगतान किया जा रहा है, यानी रुपए के रूप में आप कमा रहे हैं उसको आप आय कहते हैं। आपके किताब में जो दिया हुआ है उसका मतलब भी आय से यही है कि रुपए के रूप में जो मेहनताना लोग पाते हैं वो उनकी आय होती है। तो आय को हम किस किस रूप में खर्च करते हैं, तो आय के खर्च का ब्यौरा अगर देना हो कि आय आप किस किस रूप में खर्च करते हैं तो आप कहेंगे कि 2 रूपों में। कौन कौन? वस्तु पर आप खर्च करते हैं या तो आप सेवा पर खर्च करते हैं। कोई ना कोई सामान खरीदते हैं, कोई ना कोई उपभोग की वस्तु खरीदते हैं, विलासिता की वस्तु खरीदते हैं, या आप किसी न किसी सेवा में उस पैसे को लगाते हैं। सेवा से तात्पर्य, अगर आप डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं दिखाने तो डॉक्टर साहब आपको सेवा दे रहे हैं और आप उनको क्या दे रहे हैं? उसके बदले में फीस दे रहे हैं उनकी, और फीस के रूप में क्या देंगे? आपका जो आय में जो प्राप्त हुआ है मुद्रा वही आप देंगे। आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं या आपके पापा किसी स्कूल में आपको रखे तो स्कूल वाला आपको पढ़ाने का सेवा दे रहा है और पापा आपको उस अपने आय का जो रुपया कमाते हैं उसमें से उनको वो देते हैं। तो इस तरह से जितने भी इनकम हैं, जितने लोग जितने तरह की इनकम पा रहे हैं, उस इनकम का 2 ही मार्ग है। उस इनकम को खर्च करने का 2 ही मार्ग है, या तो आप वस्तु के ऊपर खर्च करेंगे और नहीं तो आप सेवा के ऊपर खर्च करेंगे। अब बात आती है कि वस्तु के ऊपर खर्च करने पर किस किस टाइप का खर्च होता है। तो वस्तु एक्चुअली में 2 तरह का होता है। एक होता है चालू वस्तु और दूसरा होता है टिकाऊ वस्तु। एक को इंग्लिश में कहते हैं करेंट्स गुड और दूसरे को कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। अब जरा समझिए, क्वेश्चन आपको यहीं से पूछेगा। प्रश्न आपसे आएगा कि चालू वस्तु क्या है या टिकाऊ वस्तु क्या है। प्रश्न ऐसे भी कर सकता है कि वस्तु के प्रकार को बताएं। तो आपके पुस्तक के अनुसार वस्तुएं 2 प्रकार की हैं, चालू वस्तु और टिकाऊ वस्तु। अब जरा आप शब्द से ही आपको इसकी परिभाषा का अंदाजा लग रहा होगा। चालू वस्तु हम लोग कहते हैं ना कि काम चलाऊ चीज है, यानी कि ऐसी वस्तुएं, चालू वस्तु बता रहे हैं, चालू वस्तु यानी करंट वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका उपयोग हम बहुत कम समय में कर देते हैं। यानी कि क्षणिक या अल्प समय में जिस वस्तु का उपयोग हो जाता हो, जिस वस्तु का उपभोग हो जाता हो, जिस वस्तु को हम यूज में ला देते हो और वो खत्म हो जाता हो, वैसी जो वस्तु है उसको हम चालू वस्तु कहते हैं। जैसे चावल, गेहूं, सेब, केला, समोसा, ये जितने भी खाने पीने की चीजें हैं वो सब की सब चालू वस्तु के अंतर्गत आती है, यानी करेंट्स गुड्स है, और इसका उपयोग कम समय में ही कर लिया जाता है। या जो भी खराब होने वाली चीजें हैं उसका उपयोग आप कम ही समय में कर लेते हैं। तो चालू वस्तु में मेनली फूड्स आते हैं। अब उसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, खाद्यान्न के जितने साधन हैं जो आप चावल, दाल, आटा, सत्तू, मैदा, ये सारे के सारे चीज, तेल, ये सारे के सारे चालू वस्तु के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। परिभाषा कैसे लिखेंगे? चालू वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिसका उपयोग अल्प समय या क्षणिक समय में कर लिया जाता हो, जैसे चावल, आटा, दाल, सेव, केला, समोसा, मिठाइयाँ, ये सारी की सारी चालू वस्तुएं हैं। अब इस पर जो पैसा आप खर्च करते हैं वो उपभोग के लिहाज से, यानी कि तुरंत उसको पैसा आप दिए, उसका लाभ आप पाए, वो वस्तु पाए, उसको ख़त्म किए। ठीक है,
अब आते हैं दूसरे तरह की जो वस्तु आपको पढ़नी है, वो है टिकाऊ वस्तु, यानी कि ड्यूरेबल गुड्स। अब टिकाऊ वस्तु, जैसा कि शब्द से ही आपको लग रहा होगा कि ये वस्तु टिकता होगा। हाँ जरूर, ये बात सही है। टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है और जिसका उपयोग उत्पादन के साधन के रूप में किया जा सकता है या उत्पादक के रूप में किया जा सकता है। तो टिकाऊ वस्तुओं के उदाहरण अगर दिया जाए तो टिकाऊ वस्तु में आपके घर में जो कार है, आपकी बाइक है, आपका जो पलंग है, आपकी जो कुर्सी है, टेबल है, आपकी जो किताबें हैं, ये सारी की सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसका आप लंबे समय तक उपयोग करते रहते हैं, लंबे समय तक उसको यूज कर। अब एक बार किताब आपने खरीदा, लंबे समय तक उपयोग कर लीजिए। एक बार आपने कुर्सी खरीदी, लंबे समय तक उपयोग कीजिए। तो बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जिसका आप लंबे समय तक अगर यूज कर रहे हैं तो वो ड्यूरेबल गुड्स है, यानी कि टिकाऊ वस्तु है। क्लियर हो गया? उदाहरण भी दे दिया। इसी तरह से परीक्षा में भी आए तो आप लिखेंगे। अब वस्तु के प्रकार को समझने के बाद दो शब्द और समझिए, चूंकि इसकी परिभाषा दे देगा और पूछेगा इसे क्या कहते हैं। पहला शब्द है उपभोग, जिसको इंग्लिश में कंजम्पशन कहते हैं, और दूसरा शब्द है बचत, जिसको इंग्लिश में सेविंग कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों की परिभाषाएं अगर कोई बच्चा नहीं जानता हो तो अर्थशास्त्र वो अमूमन नहीं समझ सकता, क्योंकि अर्थशास्त्र में ये शब्द बार बार आते हैं। अब इन शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला उपभोग को हम समझते हैं, कंजम्पशन को समझते हैं। परिभाषा इसकी जो है वो है आय का वह भाग, इनकम का वह हिस्सा या भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है। चालू वस्तु मतलब ये करेंट गुड्स पर खर्च किया जाता है, वो उपभोग कहलाता है। जिसको आप चालू वस्तु पर खर्च कर रहे हैं वही उपभोग है, इंग्लिश में उसको कंजम्पशन कहते हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए उपभोग, ऑप्शन बी बचत, ऑप्शन सी नगद बचत, ऑप्शन डी कुछ और दे सकता है या इनमें से कोई नहीं, ऐसे दे सकता है। तो आय का वह भाग जो चालू वस्तु पर खर्च किया जाता है उसे हम कंजम्पशन यानी कि उपभोग कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं अगले पॉइंट्स पर, इसके बाद बचत पर आते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बचत क्या है। बहुत शॉर्ट सा आंसर है, लेकिन कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न बन के आता है जब, तो कुछ ज़्यादा आपको लिखना होता है या इससे संबंधित कुछ और सवाल कर देते हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। बचत, जिसको इंग्लिश में हम सेविंग कहते हैं, बचत क्या है? तो इसकी परिभाषा है आय अर्थात इनकम तथा उपभोग अर्थात कंजम्पशन का अंतर बचत कहलाता है। आप इस तरह कह सकते हैं कि आय और उपभोग का जो अंतर है वही बचत है। जितना आपको इनकम हुआ, अगर उपभोग मान लीजिए आपको इनकम हुआ 100 रुपया महीने में और आप 80 रुपया कंजम्पशन कर लिए यानी कि उपभोग कर लिए, आप चालू वस्तु खरीद लिए, आप सामान खरीद के उसका उपभोग कर लिए, तो 80 रुपया घटा दीजिएगा तो 20 रुपये न बचेगा, तो वही आपका बचत है। यानी कि आय में से जब उपभोग के हिस्से को घटा दिया जाता है तो जो निकल के आता है वो बचत है। अब बचत का जो सूत्र है कि सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, यानी बचत इक्वल टू आय माइनस उपभोग, जो भी बचेगा वो आपका बचत होगा। सीधे अगर टेढ़े अर्थ में समझिए या लोकल अर्थ में समझिए तो जितना इनकम हुआ और जितना खर्च हुआ, तो इनकम में से खर्च घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा कि बचत हमको उतना हुआ। अब अगर आपका आय कम है और खर्चा ज़्यादा है तब तो स्थिति हमेशा खराब न रहेगी, हैं? हाँ, खराब तो रहेगी ही। तो बचत, आज के समय में बचत बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। महत्वपूर्ण इस मामले में हो गया है क्योंकि फ्यूचर किसी का भी सिक्योर नहीं है। अब वो बात नहीं रही कि बेटा आपकी सेवा करेगा बुढ़ापे में
और ये परंपरा जैसे चली आ रही थी वो बात नहीं रह गई। अर्थ का युग है, पूंजी ही सबसे बड़ा चीज़ हो गया है। तो अर्थ जो है, पैसा जो है वो बहुत ही महत्व रख रहा है। तो पैसे को आखिर बचाएंगे हम किस किस तरह से? आखिर पैसा का बचत किन रूपों में हो सकता है? तो पैसा दो ही रूप में आदमी बचाता है, यानी बचत, सेविंग, दो टाइप्स में आप कर सकते हैं। पहला जो है वो नगद बचत, जिसको हम संचय भी कहते हैं, इंग्लिश में सेविंग इन कैश कहते हैं। नगद बचत की परिभाषा, आप सीधे जो रुपया पाते हैं उसको अगर आप बैंक में जमा कर रहे हैं, यानी वो नगद बचत है। आप किसी भी सामान, जो भी आप आय हुआ, आपका इनकम हुआ, आप किसी भी चालू वस्तु या टिकाऊ वस्तु, किसी भी वस्तु को खरीदने में उसको खर्च नहीं कर रहे हैं और नहीं खर्च करके आप उसको बचा रहे हैं, तो वही बचत जो है आपका नगद बचत है, या संचय उसको कहेंगे, या इंग्लिश में उसको सेविंग इन कैश कहेंगे। मतलब कैश के रूप में, जो रुपए के रूप में जो आप बचा के रख रहे हैं, वही आपका नगद बचत है। तो या तो आप सीधे बचा के रख लो, 20,000 सैलरी पा रहे हैं, 10,000 आप बचा लीजिए। 10,000 बचा के या तो घर में रखिए, हालांकि घर में रखना खतरे से खाली नहीं है, तो ज़्यादातर लोग बैंक में ही रखते हैं, तो बैंक में आप सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए या उसको आप फिक्स कर दीजिए। तो ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो नगद बचत है सीधे, ठीक है। तो पहला बचत आप इस तरीके से करेंगे। दूसरा बचत किस तरह से हो सकता है? दूसरा बचत होगा वस्तु संचय, या उसको विनियोग भी कहते हैं। वस्तु संचय का इंग्लिश होता है सेविंग इन गुड्स, या और विनियोग का इंग्लिश होता है इन्वेस्टमेंट। अब वस्तु संचय, मान लीजिए कि आप पैसा ना बचा के आप उसका सोना खरीद लीजिए और सोना खरीद के घर में रख लीजिए। चूंकि पैसा सीधे घर में रखिएगा तो पैसा तो बढ़ेगा नहीं ना, फलेगा नहीं ना, तो आप उसको क्या कीजिए, सोना खरीद लीजिए। सोना का दाम बढ़ते जा रहा है, तो हो सकता है 10 साल बाद उसका दाम और ज़्यादा हो जाए, तो बहुत लोग सोना खरीद के, चांदी खरीद के रख लेते हैं। तो इस तरह से वस्तु को खरीद के आप रख लीजिए, या ऐसी कोई चीज़ जिसका बाद में वैल्यू ज़्यादा मिले हमको, वो चीज़ आप खरीद के रख लीजिए। तो वस्तु के रूप में आप बचत कर सकते हैं, या आप विनियोग कर सकते हैं। विनियोग का मतलब इन्वेस्टमेंट। आप पैसा किसी और चीज़ में लगा दीजिए। आपके पास नगद पैसा जो कमा रहे हैं ना, उसको आप किसी और चीज़ में लगा दीजिए। अब किस चीज़ में लगाते हैं? आज के समय में क्या चीज़ में लगा रहा है लोग? आज के समय में ज़मीन खरीद रहा है लोग। 20 बीघा ज़मीन कहीं ले लिए, 10 साल बाद उसका कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। सड़क के किनारे है तो और ज़्यादा कीमती हो जाएगा। या आप ऐसी पॉलिसी ले रहे हैं जैसे LIC वगैरह, अब उसमें आप किस्त बाई किस्त पैसा दे रहे हैं, वो एक बार में आपको रिटर्न करेगा, सारा सूद मूर जोड़ के। या आप बैंक में आप डाल दिए, वो आप फिक्स कर दीजिए इस तरह से। तो उस तरह से आप इन्वेस्ट करके भी, या बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो पैसा मांगती हैं या पैसा लेती हैं, या बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो पैसा लेते हैं और सूद भी देते हैं, साथ में मूड हमारा बना रहता है। तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे ब्रांचेज हैं जहां इन्वेस्टमेंट लोग कर सकता है। तो इन दो रूपों में, हालांकि आज के समय में वस्तु संचय के रूप में ज़्यादातर लोग गहना खरीद के रख ले रहा है, यानी सोना खरीद के या चांदी खरीद के रख रहा है। और विनियोग में, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादातर लोग पूंजी लगा रहा है, या तो शेयर मार्केट में लगा दे रहा है, और नहीं तो वो ज़मीन खरीद ले रहा है। तो इस तरह से सेविंग दो प्रकार का हुआ, एक नगद बचत, दूसरा वस्तु संचय। एक को संचय भी कहते हैं, दूसरे को विनियोग भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो परीक्षा में ऐसे ही आपसे सवाल पूछेगा कि बचत क्या है और इसके प्रकार के बारे में बताएं, या बचत क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। तो आप बताएंगे कि बचत की परिभाषा लिखेंगे और फिर इस तरह से टेबल बना के दो को दर्शा देंगे कि ये बचत। अगर व्याख्या करने को आता है कि उसकी व्याख्या करें, तो इसकी परिभाषा मैंने बताई, इसके भी परिभाषा बताई, व्यवहारिक ढंग से मैंने समझाया है। तो जैसे आपको सहूलियत हो, आप अपने शब्द उसमें डाल के इसका आंसर लिखें। तो इस तरह से बचत को आप समझ गए। अब तीसरा जो टॉपिक है वो बिल्कुल 1 नंबर का सवाल से है, यहां से 1 ही नंबर का सवाल पूछेगा। क्राउथर महोदय हैं, पहले भी इनकी चर्चा हमने वीडियो में की है, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में भी क्राउथर की चर्चा की गई थी। तो क्राउथर ये अर्थशास्त्री हैं, और ये जो हैं वो
कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति की बचत के बारे में बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जिसका उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं किया जाता। यानी बचत वो चीज है, बचत उसे कहते हैं या बचत उस पैसे को कहा जाता है जिसका उपयोग आप किसी उपभोग की वस्तु पर नहीं कर रहे हैं। नई बात तो इन्होंने नहीं कही, लेकिन चूंकि अर्थशास्त्री है, इनका कथन बड़ा मकबूल हुआ, बड़ा विख्यात होता है। तो ऐसे कथन दे देगा आपको कि किस व्यक्ति ने कहा था कि बचत उसकी आय का वह भाग है, बचत किसी व्यक्ति के आय का वह भाग है जिसका उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं किया जाता है। तो कौन बोले थे? क्राउथर। याद रखिएगा, इनका 2-3 जो कथन है वो मैंने बताया है इस तीसरे अध्याय में, और ये दोनों तीनों चारों कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने इस वीडियो में आज समझा आय यानी खर्च कितने प्रकार का हो सकता है। फिर आपने समझा कि वस्तु पर जो खर्च होता है, तो वस्तु पर किस किस टाइप का खर्च होता है, यानी कि चालू वस्तु और टिकाऊ वस्तु का आपने समझा, उपभोग को समझा, बचत को समझा, सेविंग को समझा, और क्राउथर महोदय के कथन को देखा। आज बस इतना ही। आगे जो वीडियो बनेगा वो सबसे ज़्यादा इस अध्याय का महत्वपूर्ण वीडियो बनेगा, क्योंकि उसमें बताना है हमको कि साख क्या है, साख का आधार क्या है, और साख के कितने प्रकार हैं, यानी कि किस किस टाइप के साख होते हैं। और फिर एक और वीडियो बनेगा उसके बाद इस अध्याय पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, क्योंकि जैसा कि जितने भी अध्याय को मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उस पर आधारित एक लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मैं बना रहा हूँ। जो पहले के साल के भी क्वेश्चन है उसमें उसको भी शामिल कर रहा हूँ, और आने योग्य जो प्रश्न है उस अध्याय का उसको भी मैं शामिल कर रहा हूँ। नए अगर आप चैनल को देख रहे हैं, नए अगर वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि इस चैनल पर मैं 10th क्लास का इतिहास, भूगोल, नागरिक पढ़ा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाएंगे यूट्यूब के तो सारा कुछ मिल जाएगा आपको, और पूरा अध्याय वाइज एकदम है, क्रम से है सारा पढ़ाया हुआ। अभी अर्थशास्त्र में पढ़ा रहा हूं, जैसा कि मैं बताया कि ये तीसरे अध्याय का चौथा भाग वीडियो का है। इसके बाद 5वां और 6ठा यानी कि 6 भाग में ये पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आएंगे चौथे अध्याय में। तो इस तरह से एक एक क्रम से मैं चल रहा हूं, और हमें लगता है कि इस क्रम से चलते हुए मेरे पीछे पीछे बहुत बच्चे चल रहे हैं। तो उन लोगों को भरोसा है कि सर का वीडियो देखकर मैं अपने पढ़ाई को और निखार पा रहा हूं। अभी हाल में किसी लड़के ने अभी बताया कि सर शिक्षक दिवस के दिन हम अपने कोचिंग में गए, चूँकि आपका वीडियो बराबर देखते हैं, तो क्विज कॉन्टेस्ट का वहाँ आयोजन किया गया था। तो आपके वीडियो के बल पर सोशल साइंस में मैं वहाँ टॉप किया, और टॉप करने के बाद मैं सबसे फर्स्ट प्राइज़ मुझे कोचिंग में अपने मिला। तो उस लड़के ने बहुत थैंक्स कहा हमें, तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, मेहनत सार्थक हो रहा है, मेहनत रंग ला रहा है। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।